हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली सीरीज का पार्ट 2 देखेंगे। इस पार्ट 2 में हमेशा की भांति आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझाया गया है ताकि आपको वो आसानी से समझ और याद हो जाए। दोस्तों, कहने को इसमें तो 30 प्रश्न है, लेकिन हम लोग इन्हीं प्रश्नों को विस्तृत रूप से ऐसा डिस्कस करेंगे कि वीडियो के अंत तक आपका 50 से 60 प्रश्न आसानी से यहीं से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, इस जीव विज्ञान की सीरीज का पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको हमारे चैनल पर जाकर देख लें, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो बिना देर किए हुए आज पार्ट 2 का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त में जो एंटीबॉडी एवं एंटीजन जो इसका अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका जो अध्ययन है दोस्तों, यह सीरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये सीरोलॉजी कहलाता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लें यहाँ पर कि ये जो हिस्टोलॉजी और गायनेकोलॉजी और बायोलॉजी जो है, इसमें किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो हिस्टोलॉजी जो हो गया दोस्तों, हिस्टोलॉजी में हम लोग ऊतकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ऊतकों का। ऊतकों का अध्ययन जो हम लोग हिस्टोलॉजी में करते हैं। गायनेकोलॉजी में जो है दोस्तों, इसमें स्त्री रोग स्त्री रोग से संबंधित विषयों को हम लोग अध्ययन करते हैं इसमें, गायनेकोलॉजी में। और जो स्त्री रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर होती हैं, उन्हीं को हम लोग गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी कि वह स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो होती है, उन लोगों को गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये स्त्री रोग से संबंधित हो गया गायनेकोलॉजी। सीरोलॉजी हम लोग देख ही लिए, एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन को। बायोलॉजी जो हो गया, ये तो दोस्त हम लोग सभी लोग जानते हैं, ये क्या हो जाता है? जीवन तथा जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन जो है, ये बायोलॉजी में किया जाता है। तो ये जीवन तथा जीवों के अध्ययन में हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं? जैसे शारीरिक संरचना हो गई, ये शारीरिक संरचना, ये शारीरिक संरचना हो गई। ठीक है। फिर से रासायनिक प्रक्रियाएं हो गई। ठीक। और शारीरिक तंत्र हो गया। क्या हो गया? शारीरिक तंत्र एवं विकास जो है, ये सब बायोलॉजी की बातें हैं। जीवों तथा जीवन का अध्ययन, जिसमें शारीरिक संरचना, रासायनिक प्रक्रियाएं एवं शारीरिक तंत्र एवं विकास के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम लोग, यही बायोलॉजी में हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग, यहाँ से हम लोग 3 क्वेश्चन और कर लिए। तो अब यहाँ पर दो जो टर्म दिया हुआ है, एंटीबॉडी और एंटीजन, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। ठीक है, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लें। तो यह जो एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी क्या कहलाता है? तो एंटीबॉडी जो है दोस्तों, यह एंटीबॉडी जो है, यह क्या करता है कि शरीर की बीमारियों से लड़ने के लिए सुरक्षा भूमिका निभाता है। क्या करता है? यह शरीर को बीमारियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। कौन? एंटीबॉडी। एक काम क्या है इसका, और
कि यह क्या करता है कि यह जो बैक्टीरिया या वायरस, बैक्टीरिया और वायरस को, ये बैक्टीरिया और वायरस को एंटीबॉडी जो है पहले उसको पहचानता है, क्या करता है, पहचानता है और फिर उसको समाप्त कर देता है, समाप्त कर देता है। यानी कि जो शरीर के लिए बैक्टीरिया और वायरस जो है वो खतरनाक जो है, वो एंटीबॉडी के द्वारा वो उसको पहले पहचाना जाता है और उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई एंटीबॉडी की। अब यहाँ पर एक टर्म जो है ये एंटीजन है, इसको भी हम लोग देख लें। एंटीजन जो हो गया, इसको भी हम लोग देख लें कि ये एंटीजन क्या कहलाता है। तो एंटीजन जो दोस्तों ये होता है कि जो पदार्थ प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी उत्पन्न करने में सहायक होता है, यानी कि यह एंटीबॉडी उत्पन्न करने में सहायक होता है, सहायक होता है। ये शरीर में जो एंटीजन जो है यह एंटीबॉडी उत्पन्न करने में सहायक होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि किसी भी जीवधारी के शरीर में उपस्थित जो रोगों की लड़ने की क्षमता जो उत्पन्न होती है, ये एंटीजन के द्वारा की जाती है। यानी कि यह क्षमता को विकसित करता है। ये क्या करता है, ये रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करता है, विकसित करता है। तो आसान भाषा में हम लोग समझ लिए कि एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन जो होता है यह एंटीबॉडी उत्पन्न करने में सहायक होता है और यह एंटी यह शारीरिक क्षमता को, यानी कि यह जो एंटीबॉडी की क्षमता को है इसको विकसित करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करता है। क्या करता है, रोगों से रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करता है। एंटीबॉडी उत्पन्न करने में सहायक होता है ये एंटीजन। और एंटीबॉडी यो होता है कि ये शरीर को बीमारियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बैक्टीरिया और वायरस को पहले पहचानता है और जो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है उसको समाप्त कर देता है यह एंटीबॉडी, ठीक है। और हिस्टोलॉजी को हम लोग देख ही लिए, ऊतकों का अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऊतकों का अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। गायनेकोलॉजी हम लोग देख ही लिए कि ये स्त्री रोग से संबंधित जो भी रोग होते हैं उसको गायनेकोलॉजी के में अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी हम लोग देख ही लिए। तो इसको हम लोग विस्तृत रूप से दोस्त देख लिए और इसी एक क्वेश्चन से देखिए आपको मैं तीन चार क्वेश्चन मैं बता दिया यहीं पर, ताकि जब भी आप परीक्षा में बैठे तो बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ बैठे और कोई आपको वहां पर किंतु परंतु वाली बात न रहे ऑप्शन को टिक लगाने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था। तो डीएनए की जो संरचना है इसको सबसे पहले किसने रेखांकित किया था दोस्त, तो यह जो है वाटसन और क्रिक जो है, वाटसन और क्रिक जो है इन्होंने ही सबसे पहले डीएनए की संरचना को रेखांकित किया था। और इसी चीज के लिए उन लोगों को संयुक्त रूप से यानी वाटसन और क्रिक को 1963 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1963 में नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार इन दोनों को मिला था, किसको, वाटसन और क्रिक को, डीएनए की संरचना की खोज के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो तीन और देख रहे हैं जो वैज्ञानिक है, ये काफी फेमस हैं, इससे क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं। तो पहले देख लेंगे मेघनाथ साहा जी जो हैं, ये क्या है दोस्तों, तो मेघनाथ साहा जी जो हैं यह भारतीय खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञानी हो गए। ये कौन, भारतीय खगोल वैज्ञानिक हो गए। इन्होंने क्या चीज का खोज किया था दोस्तों, यह जो है साहा समीकरण दिए थे, ये साहा समीकरण दिए थे, किसने, मेघनाथ साहा ने। इससे होता क्या था साहा समीकरण से दोस्तों, तो तारों की भौतिक एवं रासायनिक स्थिति को व्याख्या इसी के द्वारा किया जाता है। यानी तारों की भौतिक एवं रासायनिक स्थिति की व्याख्या,
स्थिति की व्याख्या जो साहा समीकरण के द्वारा किया जाता है। बहुत बार दोस्तों ये सब क्वेश्चन विज्ञान में पूछ लिया जाता है और हम लोग थोड़ा सा उसको आसानी से नहीं पढ़ पाने के कारण उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है आप लोगों को पढ़ाने में कि जो क्वेश्चन जहां पर इम्पोर्टेंट है उसको वहीं पर बता दीजिए, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपको कई क्वेश्चन एक ही जगह पर याद हो जाए और आप लोग आत्मविश्वास से बिल्कुल भरे रहें। अब यहाँ पर हम लोग देख ले ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, तो थोड़ा सा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में भी हम लोग देख लें। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है दोस्तों, इन्होंने ही पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा लिख दूं। ये पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये स्टीफन हॉकिंग जो है, काफी फेमस वैज्ञानिक जो हैं, तो इन्होंने किस चीज का दिया था, किस चीज का खोज किया था दोस्तों? तो यह ब्लैक होल और बिग बैंग का जो सिद्धांत है, बिग बैंग, बिग बैंग का सिद्धांत जो है, ये स्टीफन हॉकिंग जी के द्वारा दिया गया। तो इनके द्वारा एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन्हीं से संबंधित। वो क्वेश्चन जो है दोस्तों, इनके द्वारा एक फेमस बुक लिखी गई थी। ये इनके द्वारा एक फेमस बुक लिखी गई, प्रसिद्ध पुस्तक जो लिखी गई, वो क्या था? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यानी कि समय का संक्षिप्त इतिहास, समय का संक्षिप्त इतिहास। ये पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी और ये काफी फेमस पुस्तक है। कई बार परीक्षाओं में ये पुस्तक का नाम दे देगा कि ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो यह स्टीफन हॉकिंग के द्वारा दिया गया था, लिखा गया। ब्लैक होल और बिग बैंग का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्टीफन हॉकिंग के द्वारा दिया गया। वाटसन और क्रिक को 1963 में नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया? डीएनए की संरचना के लिए दिया गया। तो एक चीज यहाँ पर और हम लोग देख लें, ये जो बार बार डीएनए आ रहा है, इसको तो मैं पहले ही जो पार्ट वन है उसमें भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म हम लोग यहीं पर थोड़ा सा फिर से एक बार देख लें। तो इसका हो जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म हो जाता है। अगर वहीं हम लोग आरएनए की बात करें, आरएनए की बात करें, तो आरएनए का फुल फॉर्म जो हो जाता है, ये सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए और आरएनए के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन से मैंने कितना क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दिया और आशा करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अभी दोस्त हम लोग थोड़ी देर पहले ये दूसरा क्वेश्चन में हम लोग देखे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है ए फ्लेमिंग, यानी कि ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, इन्होंने ही पेनिसिलिन की खोज की थी। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लेने के बाद में कोई कठिनाई नहीं आती है। यहाँ पर और दो तीन जो वैज्ञानिक महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लें। तो ये जो एडवर्ड जेनर को दिया गया है, तो एडवर्ड जेनर जो है, यह चेचक का टीका जो है, चेचक का टीका जो है, यह चेचक का टीका जो है, ये एडवर्ड जेनर के द्वारा खोज किया गया। किसके द्वारा खोज किया गया? एडवर्ड जेनर के द्वारा खोज किया गया। और एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो हैं, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये लुई पास्चर जी जो हैं, इस इनके द्वारा क्या किया गया था दोस्तों?
तो इन्होंने रेबीज का टीका जो है, रेबीज का टीका जो है, इसकी खोज लुई पास्चर जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? लुई पास्चर जी के द्वारा रेबीज का टीका खोजा गया। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का टीका खोजा गया और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर हम लोग तीन तीन क्वेश्चन इस तीसरे क्वेश्चन से भी हम लोगों ने देख लिया और मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? ये रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों, रक्त समूह का जो आविष्कारक जो है, यह लैंड स्टीनर को माना जाता है। किसको माना जाता है? लैंड स्टीनर को माना जाता है। इन्होंने 1901 में ही रक्त समूह की खोज की थी। कब की थी? 1901 में ही रक्त समूह की खोज की थी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सर्वदाता, सर्वदाता ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह जो है कौन होता है? सर्वदाता रक्त समूह। तो ये सर्वदाता ब्लड ग्रुप यानी कि सर्वदाता रक्त समूह जो है वो ओ, इसको कहते हैं हम लोग ओ ब्लड ग्रुप वाले को ओ ओ ब्लड ग्रुप को कहते हैं। ये सर्वदाता रक्त समूह कहलाते हैं। अब सर्वदाता देख लिए, तो अब हम लोग थोड़ा सर्वग्राही देख लें, यानी जो सभी से ले सकते हैं। तो सभी से जो ले सकते हैं, ये हो जाता है कौन सा? यह ए बी हो जाते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो हो जाते हैं। ठीक है, यह ए बी, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं, रक्त समूह वाले जो होते हैं, ये सर्वग्राही कहलाते हैं। सर्वदाता ओ ग्रुप वाले कहलाते हैं। एक और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, रक्त समूह की अगर बात हो रही है तो कभी कभी पूछ लेता है परीक्षा में। कभी कभी क्या, बहुत बार पूछा हुआ है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान भी हम लोग यहीं पर देख लें। तो रक्त का पीएच मान जो होता है दोस्तों, 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अब रक्त समूह की अगर बात की गई है तो थोड़ा सा रक्त समूह भी देख लें हम लोग कितना प्रकार का होता है। यानी कि जो ब्लड ग्रुप है, कितने कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देख लीजिए, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव। ठीक है, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव। तो ये सभी ब्लड ग्रुप जो हैं, ये सामान्य तौर पर मानव जाति में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ विशेष समूह भी होते हैं जो पाए जाते हैं, जो कि काफी रेयर होते हैं। तो उसके बारे में उतना परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। ये जितना मैं ब्लड ग्रुप अभी बताया, इन्हीं से क्वेश्चन भर भर के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यह जो ब्लड ग्रुप है, तो एक और चीज हम लोग जान लें कि किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, यह किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, यह एंटीजन के द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा होता है? एंटीजन के द्वारा निर्धारित होता है कि किस किस मनुष्य का कौन सा ब्लड ग्रुप है, किस मनुष्य का कौन ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है किसके द्वारा? एंटीजन के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब मुझे लगता है कि इससे आपको कोई कंफ्यूजन बच नहीं गया होगा इस क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, इंसुलिन का जो आविष्कार जो है, यह किसने किया था दोस्तों? तो यह जो एफजी बैंटिंग जो है, इन्होंने इंसुलिन का खोज किया था। किसका खोज किया था? इंसुलिन का खोज। और इंसुलिन का जो आविष्कार हुआ है, यह मधुमेह के उपचार में इसको यूज किया जाता है। किसमें? मधुमेह के उपचार में इसको यूज किया जाता है।
दो तीन वैज्ञानिक यहाँ पर और हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लें। इन लोगों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार परीक्षाओं में, और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त, उसको मैं एनालाइज करके आपको वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ कि इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और जहां पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उतना नहीं होता है, तो वहां पर मैं सिर्फ उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आगे बढ़ जाता हूँ। और जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको मैं वहीं पर बता देता हूँ, ताकि आपका सारा डाउट वहीं पर दूर हो जाए। तो इसके ग्लोबल क्लासेस जो है, आपको इसी तरह का टॉप क्लास का मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देता है, और हमेशा देता रहेगा। ठीक है? तो आप लोगों का जो काम है दोस्त, आप लोग सिर्फ हमें चैनल को मोटिवेट करने के लिए हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके द्वारा यही अपेक्षित है, जो मुझे मोटिवेशन अगले वीडियो बनाने के लिए प्रदान करता है। कई दोस्त क्या करते हैं कि वीडियो तो देख लेते हैं, और वीडियो के अंत तक पूरा नहीं बने रहते हैं, जिससे उसको आधी अधूरी जानकारी उन लोगों को मिलती है। वीडियो को पूरा अंत तक बने रहें, उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी मेरे चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग उसको जाकर देखिए, और देखकर फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि नहीं सर, ये बिल्कुल टॉप क्लास का मटेरियल आपके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, और बिल्कुल एक ही जगह पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यही मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड हमेशा कराता रहूं, वो भी एमसीक्यू के माध्यम से। तो दोस्तों, यह जो स्लाइडेन एवं स्वान जो हैं, यह जो वैज्ञानिक ये किस चीज के लिए हैं? इन्होंने कोशिका सिद्धांत को पहली बार दिया था। क्या किया था? कोशिका का सिद्धांत जो है, कोशिका सिद्धांत को पहली बार विकसित किया था किनके द्वारा? स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा। अब यहाँ पर ब्राउन जो है, ये रॉबर्ट ब्राउन जो है, यहाँ पर रॉबर्ट लिख लीजिए। ये रॉबर्ट ब्राउन जो है, इनका आधा अधूरा नाम भी दिया हुआ है, ब्राउन सिर्फ दिया हुआ है। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है, यह क्या खोज किए थे? तो यह कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। कोशिका में केंद्रक की खोज जो है, ये किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। केंद्रक या इसी को नाभिक कह सकते हैं। तो कोशिका में नाभिक या केंद्रक की खोज जो है, ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। तो रॉबर्ट हुक के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो इन्होंने रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी दोस्त? कोशिका की जो खोज है, यह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो आरएच कारक जो है, अपना यह नाम किस जानवर से लिया दोस्तों? तो यह जो लिया था, यह बंदर से लिया था। किससे लिया था? बंदर से लिया था। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आरएच का हम लोग देख लें कि आरएच मतलब होता क्या है आखिर में। आरएच मतलब जो होता है, यह रिसर्च फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? यह रिसर्च फैक्टर कहलाता है। आरएच फैक्टर जो है, इसी को आरएच जो है, यह रिसर्च हो जाता है। और आरएच फैक्टर यानी कि रिसर्च फैक्टर जो होता है, रिसर्च फैक्टर यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिसर्च फैक्टर। तो ये जो आर जो है दोस्तों, यह आर जो ये रिसर्च जो हम बता रहे हैं आपको, तो यह रिसर्च एक बंदर था। क्या था? रिसर्च एक बंदर था। इसी से जो है, यह आर एच फैक्टर को प्राप्त किया गया। किससे? आर एच फैक्टर को अगर पूछ लिया जाए कि किस बंदर से प्राप्त किया गया, तो यह जो है रिसर्च बंदर से ही प्राप्त किया गया। यानी कि आर एच फैक्टर को प्राप्त किया गया। किससे? यह रिसर्च बंदर से ही प्राप्त किया गया। तो अब आरएच फैक्टर जो है, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी जान ले कि आरएच फैक्टर होता क्या है। आरएच फैक्टर जो है, ये होता क्या है दोस्तों? तो यह जो होता है बेसिकली, यह लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाने वाला एक अनुवांशिक प्रोटीन है। क्या है यह? लाल रक्त कोशिकाओं, इसको मैं लिख ही दे रहा हूँ, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर
पाया जाने वाला पाया जाने वाला एक अनुवांशिक प्रोटीन है। अनुवांशिक प्रोटीन है। तो हम लोगों ने आरएच फैक्टर के बारे में म, हमने पूरा आपको विस्तृत रूप से यहीं पर बता दिया कि आरएच फैक्टर होता क्या है, आरएच फैक्टर कहाँ से मिला, यानी कि रिसर्च बंगस से पहले ही बार प्राप्त किया गया है। ठीक है। तो ये आरएच फैक्टर जो है, इसको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और आरएच फैक्टर ये पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी जो आरएच फैक्टर जो है, इसकी खोज जो है, ये किसने की थी, क्योंकि ये भी लैंड स्टीनर ने किया था। लैंड स्टीनर ने 1940 में लैंड स्टीनर ने 1940 में ये आरएच फैक्टर यानी रिसर्च फैक्टर का खोज किया था। तो अब इससे कोई क्वेश्चन आपको, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आरएच फैक्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। ये मैं सारा पॉइंट बता दिया, जिससे क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने यहीं पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, यानी कि जीन क्या होते हैं दोस्तों, ये किसमें होते हैं, तो दोस्तों यह अनुवांशिक जो यूनिट जीन जो होते हैं, यह गुणसूत्रों में होते हैं। कहाँ होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं। गुणसूत्र को ही हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम कहते हैं गुणसूत्र को ही। तो यह जो क्या होता है दोस्त, तो यह प्रत्येक सजीव प्राणी में गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं। और गुणसूत्रों में जो मोतियों की माला की भांति जो डीएनए की रासायनिक इकाइयां पाई जाती है, उसी को हम लोग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, कि गुणसूत्रों में गुणसूत्रों में मोतियों की मोतियों की माला की भांति डीएनए की रासायनिक इकाइयां पाई जाती है, उसे ही जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही जीन कहते हैं। यानी कि प्रत्येक सजीव प्राणी में गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या होता है, प्रत्येक सजीव प्राणी में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। और उन्हीं गुणसूत्रों में जो मोतियों की माला की भांति जो डीएनए की एक रासायनिक इकाई जो पाई जाती है, इकाइयां पाई जाती है, उसी को हम लोग ये जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिक यूनिट या जीन, उसी को कहते हैं। तो इसको भी हम लोगों ने यहीं पर देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है दोस्तों, यह होती है 46 होती है। कितना होती है, 46 होती है। ये 46 होती है। और इसको 46 या 23 जोड़ी भी हम लोग कह सकते हैं। क्या कहते हैं, 23 जोड़ी भी हम लोग कह सकते हैं। तो कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, पिछली बार हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे, जितने भी बैंकिंग ये एग्जाम होते हैं, या जितने भी राज्य सरकार द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है, इसमें जो विज्ञान पूछा जाता है, उसमें ये बहुत बार पूछा जाता है कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो यह बिल्कुल एक हॉट टॉपिक होता है, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 23 जोड़ी या 46 ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और ये बनता है, एक डाउन सिंड्रोम से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, कि डाउन सिंड्रोम में जो है पीड़ित लोगों को, डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित लोग होते हैं, उसमें कितनी गुणसूत्र पाई जाती है, तो दोस्तों उन लोगों में 47 गुणसूत्र पाई जाती है। ये 47 गुणसूत्र पाई जाती है। इसी एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र के चलते उन लोगों में डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है,
ये डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। तो इससे दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, जिसको मैंने आपको यहीं पर बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गुणसूत्र में होते हैं, यानी कि गुणसूत्र में क्या क्या होते हैं दोस्त। तो दोस्तों, गुणसूत्र में जो है ये डीएनए होते हैं और प्रोटीन होते हैं। क्या क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन जो होते हैं ये गुणसूत्र में होते हैं। ठीक है, तो इससे एक और क्वेश्चन बनता है, एक नहीं दो क्वेश्चन मानिए यहाँ से बन जाता है। ये क्वेश्चन जो हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र है कौन सा पाया जाता है दोस्त। तो पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। वही अगर हम लोग महिलाओं की बात करें, महिलाओं में लिंग गुणसूत्र जो है ये कौन सा पाया जाता है। तो एक्स एक्स जो है यह महिलाओं में पाया जाता है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे और उसको भी हम लोग यहीं पर देख लिए। जितना भी मैं दोस्त ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये बहुत एग्जामों का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर और जो बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसको मैं यहाँ पर लाकर आपको एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। इसके लिए मुझे काफी मेहनत करना पड़ता है कि वो क्वेश्चन से कौन कौन क्वेश्चन जो है बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं। तो इस चीज को एक जगह इकट्ठा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है दोस्त। आप लोग आप लोग इस चैनल को बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के पास एकदम शेयर करते रहिए, ताकि यही हमारे लिए एक मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको ऐसा ही वीडियो हमेशा प्रोवाइड करता रहूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक जो है ये बार बार परीक्षा में भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और इसके जो लेखक जो हैं ये चार्ल्स डार्विन साहब जो हैं इसके लेखक हैं। किसके? ओरिजिन ऑफ लाइफ के लेखक जो हैं ये चार्ल्स डार्विन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एम्फीबिया। एम्फीबिया बनाता है। तो एम्फीबिया दोस्त हम लोग, ये भी क्वेश्चन काफी हॉट क्वेश्चन है, यानी कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एम्फीबिया जो है ये जो जीव जल और स्थल दोनों पर ही रह सकते हैं। ठीक है, जो जीव जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं वो एम्फीबिया कहलाते हैं, यानी कि एम्फीबियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एम्फीबियन कहलाते हैं। ठीक है, तो जो जीव जल एवं स्थल दोनों पर रह सकते हैं वो एम्फीबिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एम्फीबिया कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। यानी कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है दोस्त। तो यह जो होता है कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। तो थोड़ा छोटी आंत के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी ले लें। तो छोटी आंत जो होती है, पहले इसकी लंबाई हम लोग देख लें कि छोटी आंत की लंबाई जो है कितना होता है। यह दो यह 6 से 7 मीटर तक होता है। 6 से 7 मीटर तक होता है छोटी आंत की लंबाई। ठीक है, और यह जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्त। तो यह आमाशय से प्रारंभ होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होता है। यानी कि बड़ी आंत पर पूर्ण हो जाता है। कौन सा? यह छोटी आंत हो गया। ठीक है, और भोजन का सबसे अधिकांश भाग, यानी कि अधिकांश पाचन और अवशोषण जो है यह छोटी आंत में ही होता है। तो अब थोड़ा सा ये बड़ी आंत जो दिया हुआ है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लें कि बड़ी आंत क्या कहलाती है दोस्त। तो बड़ी आंत जो होता है इसकी कुल लंबाई जो है इसकी कुल लंबाई जो है यह 1.5 मीटर ही होता है। कितना होता है? 1.5 मीटर ही होता है। तो एक आपके मन में क्वेश्चन ये उठेगा कि इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है,
तो यह छोटी आंत कहलाई। लेकिन ये 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर का ही है, लेकिन इसको बड़ी आंत कहा गया। तो इसका भी एक कारण है दोस्त, यह क्या होता है कि यह छोटी आंत की अपेक्षा छोटी आंत की अपेक्षा जो है यह मोटा होता है, अपेक्षाकृत मोटा होता है। यह मोटा होता है छोटी आंत से, इसीलिए इसको हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। किसको? बड़ी आंत कहते हैं। तो छोटी आंत की अपेक्षाकृत मोटा होता है, इसीलिए इसको हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। लेकिन लंबाई जो होती है वह छोटी आंत से इसकी कम होती है। और यह कहाँ से कहाँ तक यह रहता है? तो दो, यह जो होता है, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग, ये क्या कहलाता है? ये मलाशय कहलाता है। यानी कि जो मल जो निकलते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ का जो निष्कासन होता है, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग कहलाता है। तो बड़ी आंत का अंतिम भाग जो हो गया वह क्या हो गया? मलाशय हो गया। ठीक है, बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय हो गया। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्त? तो यह जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करता है। क्या करता है? जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करता है। कौन? बड़ी आंत। तो यही इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, और यह मलाशय के अंतिम भाग तक जाता है, यानी कि इसका लास्ट जो पार्ट है वो मलाशय के पास आकर ये बड़ी आंत जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्त, तो इसका जो सही जवाब है, लार में टाइलिन नामक जो एंजाइम जो है यह लार में पाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से और क्या बन सकते हैं दोस्त? ये लार का जो कभी कभी पीएच मान पूछ लेता है कि लार का जो पीएच मान जो है, लार का पीएच मान क्या होता है? तो लार का पीएच मान जो होता है वह 6.2 से 7.6 7.6 के बीच में होता है, के बीच में होता है। ठीक है, ये अच्छे से लिख दूं पीएच मान आपके लिए। ये पीएच मान जो हो गया, पीएच मान जो हो गया किसका? ये लार का पीएच मान हम आपको बता रहे हैं। लार का पीएच मान 6.2 से 7.6 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, यह मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में दो कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो यह तो हम लोग सभी जानते हैं, कितनी होती है? 206 होती हैं हड्डियां। तो अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो एक क्वेश्चन जो है ये बन सकता है कि नवजात शिशुओं में कितना हड्डी पाया जाता है? नवजात शिशुओं में कितनी हड्डी होती है? तो ये 300 लगभग हड्डी जो होता है वह नवजात शिशुओं में पाए जाते हैं। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो जब किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, तो वो हड्डी जो है, सभी कुछ हड्डियां जो जुड़कर अंतिम में एक हो जाती हैं, तो और अंतिम में वो 206 हो जाती हैं। तो नवजात शिशुओं में जो है 300 लगभग हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, अब इससे एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन हो जाती है? सबसे छोटी हड्डी जो है ये कौन सी हो जाएगी? तो सबसे छोटी हड्डी जो हो गई, ये स्टेपिज कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टेपिज कहलाती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्त? तो यह कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है स्टेपिज। तो सबसे छोटी हड्डी देख लिए, तो सबसे बड़ी हड्डी भी हम लोग देख लें। सबसे बड़ी हड्डी भी हम लोग देख लें। सबसे बड़ी हड्डी जो है दोस्तों, यह फीमर हड्डी कहलाता है। कौन? फीमर कहलाता है। और फीमर जो है यह कहाँ होता है? यह जांघ की हड्डी होती है। यह जांघ की हड्डी होती है। यह अच्छे से मैं आपको लिख दूं यहाँ पर, जांघ की हड्डी होती है। कौन? ये फीमर हो गया। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज,
कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो है जांघ की हड्डी होती है। नवजात शिशुओं में ये लगभग 300 हड्डी पाई जाती हैं और एक वयस्क मनुष्य में यह वयस्क मनुष्य में जो है 206 हड्डी पाए जाते हैं। कितना? 206 हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? यानी कि निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र कौन है दोस्तों? तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। यह मेडुला ऑब्लेंगेटा कहलाता है। मेडुला मेडुला ऑब ऑब्लांगेटा कहलाता है। ये लांगेटा हो गया। मेडुला ऑब्लांगेटा कहलाता है। अच्छे से मैं लिख लूं थोड़ा सा। ये जल्दी जल्दी लिखने में आप लोगों को मैं उतना अच्छे से नहीं लिख पाता हूँ। इसके लिए दो आप लोग लिख कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा कि आप लोग को मेरा लिखा हुआ समझ में आता है कि नहीं आता है। ये भी मैं आश्वस्त होना चाहता हूँ आप लोगों से। ये ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये लांगेटा कहलाता है। मेडुला ऑब्लंगेटा कहलाता है। ठीक है। कौन सा? ये उल्टी का विनियमन केंद्र जो होता है यह मेडुला ऑब्लंगेटा कहलाता है। ठीक है। तो अब इसका क्या क्या काम होता है, थोड़ा सा इसका भी देख लें कि यह क्या क्या नियंत्रित करता है दोस्त हमारे शरीर में। तो यह श्वसन को नियंत्रित करता है, हृदय कार्य को नियंत्रित करता है। किसको? हृदय कार्य को नियंत्रित करता है। उल्टी तो हम लोग देख ही लिए। उल्टी, खांसी, छींकने और निगलने की प्रक्रिया, छींकने और निगलने की प्रक्रिया जो है ये मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? ये मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टीबिया जो है, ये टीबिया नामक हड्डी जो है यह कहाँ पाई जाती है दोस्त? तो यह टांग में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। और यहाँ पर देखिए कोई विशेष क्वेश्चन बन नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो जहां पर आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, वहां पर मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा और ऐसा डिस्कस करूंगा कि आपको बिल्कुल दिमाग में वो छप जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, ये 17 नंबर क्वेश्चन जो है, यह मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे छोटी आंत के बारे में। तो मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग जो है यह छोटी आंत में संपन्न होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन दोस्तों यह क्या है? तो पेप्सिन जो होता है दोस्त, यह एक एंजाइम होता है। क्या होता है? पेप्सिन जो है एक एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? यानी कि किसकी मौजूदगी के कारण गाजर का रंग, जो गाजर में रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण वैसा होता है? तो दोस्त गाजर में जो रंग है वह कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण जो है गाजर में रंग जो होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा पादप है जिसको भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं? किसमें? शाकीय भारतीय डॉक्टर। ठीक है। तो यह जो है दोस्त, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, ये आंवला जो है, इसी को हम लोग शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? आंवला को, जो काफी ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केसर जो है, केसर मसाला यानी कि सैफरॉन स्पाइस जो है बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लिया लाया जाता है? तो ये कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है दोस्त केसर के लिए? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यह जो हो जाएगा बद्रिकांग जो है,
इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बद्रिकांत जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो सबसे अधिक कब होती है दोस्त? तो लाल रंग जो होता है, लाल रंग में प्रकाश की जो संश्लेषण की क्रिया होती है वो सबसे ज्यादा होती है। किसमें? लाल रंग में। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है दोस्त? तो यह जब पौधे सूरज की उपस्थिति में क्या होता है दोस्त? तो सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, किससे? वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल तथा भूमि से जल लेकर जो कार्बनिक खाद्य पदार्थ बनाते हैं, कार्बनिक खाद्य पदार्थ जो अपने लिए वो खाना बनाते हैं, कौन? हरे पेड़ पौधे। तो जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। खाद्य पदार्थ जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जो पौधे हैं, जो यह वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं? तो ये वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण हो गई। तो प्रकाश संश्लेषण बेशक जो हो गया, ये हरे पेड़ पौधों के खाने बनाने की प्रक्रिया है, जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर एक कार्बनिक खाद्य पदार्थ बनाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। और ये इस प्रक्रिया में जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ा जाता है पेड़ पौधे के द्वारा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ये वायुमंडल को ऑक्सीजन देते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है यह सबसे ज्यादा होती है दोस्त। तो यह लाल रंग के प्रकाश में होती है। किसमें होती है? लाल रंग के प्रकाश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पर आ गया, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम कहाँ होती है? तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, तो वो लाल रंग में। लेकिन सबसे कम की अगर बात की जाए तो दोस्त वो बैगनी रंग में सबसे कम होती है प्रकाश संश्लेषण की दर। किसमें? बैगनी रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पीत पीत जो होता है निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पीत जो होता है दोस्त, यह किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यह यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि पित्त जमा कहाँ होता है? पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्त जो जमा होता है वो दोस्त, यह पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ पर होता है? पित्ताशय में, पित्ताशय में जमा होता है। तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं करना है, पित्त बनता किसके द्वारा है? तो यकृत के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन जो वो जमा होता है, स्टोर होता है, वो जाकर पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 25 नंबर है, एक किशोर वय मनुष्य यानी कि एक वयस्क मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो दोस्त यह सामान्य रक्तदाब जो होता है यह 120 बाई 80 मिलीमीटर एचजी, यानी कि ये पारे पर जो एचजी होता है 120 बाई 80 होता है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पहले तो ये 120 बाई 80 जो है यह क्या कहलाता है? तो कभी भी जो रक्तदाब जो है यह सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? ये ऊपर वाला जो होता है ये 120 जो है यह क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। ये सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। और नीचे जो है यह डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है।
तो कभी क्वेश्चन में ये पूछ दे कि मानव का जो रक्त दाब है इस यूनिट में उसको प्रदर्शित किया जाता है, तो यह सिस्टोलिक ऑब्लिक डायस्टोलिक इसी के रेशियो में हम लोग रक्त दाब को मापते हैं। तो अब मापते किससे हैं, रक्त दाब जो है मापते किससे हैं, ये मापते किससे हैं? तो दोस्तों एस एस फाइव ये एस्फिग्मोमीटर जो होता है, एस्फिग एस्फिग्नो मैनोमीटर जो होता है, यह एस्फिग्नो मैनोमीटर जो होता है, इसी से हम लोग रक्त दाब को मापते हैं। किससे मापते हैं? एस्फिग्नो मैनोमीटर से हम लोग रक्त दाब को मापते हैं, या स्फाइग्नोमीटर जो भी कहिए, एस्फिग्नो मैनोमीटर। ठीक है, तो इसी से हम लोग रक्तदाब को मापते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि हाइपरटेंशन, ये हाइपरटेंशन जो होता है और एक होता है ये हाइपोटेंशन होता है, ये हाइपोटेंशन होता है। यह दो स्थितियां होती है रक्तदाब की, यह रक्तदाब की दो स्थितियां होती है। तो हाइपरटेंशन में जो होता है यह उच्च रक्तचाप हो जाता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जिसको हो जाता है उसको हम लोग हाइपरटेंशन के रोगी कहते हैं। और हाइपोपोटेशन जो है यह निम्न रक्तदाब वाले को कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न रक्तदाब वाले को हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं, और हाइपरटेंशन उच्च रक्तदाब वाले को कहते हैं। तो ये जो, अब देख लें कि हाइपरटेंशन कितना हो जाता है, तो सामान्यतः इसका, अगर मानव का जो रक्तदाब 130/80, या ये 130 इसको 80 से अगर ज्यादा हो जाए तो इसको हाइपरटेंशन की श्रेणी में हम लोग गिनती करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ जितना भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बन सकता था उसको हम लोगों ने यहीं पर देख लिया। स्फिग्नोमैनोमीटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26। मानव शरीर में रुधिर, ये बैंक है जो रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है दोस्त? तो यह ब्लड बैंक का जो काम है दोस्तों, यह तिल्ली या इसी को स्प्लीन प्लीहा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को प्लीहा स्प्लीन इसको कहते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक की तरह काम करता है। एक क्वेश्चन इससे और यहीं पर पूछ लिया जाता है, जो कि बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है क्वेश्चन, वह होता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ये आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो यही दोस्तों, यह पीली हो गया या प्लीहा हो गया या इसी को स्प्लीन कह लीजिए। तो इसी को हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, मैं उसको वहीं पर कराते जा रहा हूँ। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के पास बिल्कुल ही शेयर कर दें, ताकि ये चैनल आप ही लोग के माध्यम से और आगे तक जाए और आगे ग्रो करे, और मुझे ऐसा ही मोटिवेशन मिलता रहे, और आपको बिल्कुल ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के पास मैं पहुंचाता रहूं, जिससे आप प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी से सफलता पा लें। तो यही मेरा लक्ष्य है, यही इसको ग्लोबल क्लासेस का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 जो है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो उस समय हम लोग उल्टी वाला देख रहे थे, अब यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है दोस्त? यह जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है, यह जो हो जाता है केसुरक रज्जु में हो जाता है, ये कसरिक रज्जु में हो जाता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर, ये मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? यानी कि कोई भी बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होगा तो सबसे पहले प्रक्रिया कौन प्रारंभ करेगा दोस्त? तो यह जो होता है, यह डब्ल्यूबीसी जो होता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, इसी को व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि इसी को हम लोग श्वेत रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं भी इसी को कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को। ठीक है, तो यह जो है बाहरी पदार्थ अगर मानव रुधिर प्रणाली में जैसे ही प्रविष्ट होगा तो यह उसको
सुरक्षा हम लोग के शरीर को सुरक्षा जो है यह डब्ल्यूबीसी के द्वारा प्रदान की जाती है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो इसका जीवन काल जो है यह 13 से 20 दिन तक होता है। 13 से ये 20 दिन यानी कि 20 डेज 20 दिन तक होता है। 13 से 20 दिन तक इसका जीवन काल होता है। किसका? डब्ल्यूबीसी का। ये डब्ल्यूबीसी का जीवन काल हो गया। और इसी को डब्ल्यूबीसी को ही एक चीज और कहा जाता है, इसको और एक नाम से जाना जाता है इसको। ये ल्यूकोसाइट्स जो है, ल्यूकोसाइट्स जो है, ये ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी डब्ल्यूबीसी को जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी को जाना जाता है। ठीक है? तो हम लोगों को कहीं से कंफ्यूज नहीं होना है। जीवन काल 13 से 20 दिन, इसी को व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं या ल्यूकोसाइट्स, ये तीनों डब्ल्यूबीसी को ही कहते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी को देख लिए, तो यहीं पर लगे हाथ हम लोग आरबीसी को भी देख लें। ये आरबीसी के बारे में भी देख लें। तो आरबीसी क्या कहलाता है दोस्त? और इसका मुख्यतः काम क्या होता है कि यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य सभी भागों तक ले जाता है। यह क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में ले जाना, सभी भागों में ले जाना, इसी का काम होता है। किसका? आरबीसी का। फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक यह पहुंचाता है। कौन? आरबीसी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लाता है, यानी कि ऑक्सीजन पहुंचाता है सभी भाग तक और कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। यह जो हो गया किसका काम हो गया? यह आरबीसी का काम हो गया। तो आरबीसी का हम लोग जीवन काल देख लें, तो इसका जो जीवन काल है दोस्त, यह आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल जो है यह 120 दिन का हो जाता है। कितना दिन का हो जाता है? 120 दिन का होता है। आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको थोड़ा सा हिंदी में हम लोग देख ले। लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, कणिकाएं या कोशिकाएं जो भी कह लीजिए, ये लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी हो गया। इसी को हम लोग अगर इसका आरबीसी का फुल फॉर्म देखेंगे तो रेड ब्लड सेल काउंट जो है, इसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल आरबीसी हो गया। रेड ब्लड सेल काउंट आरबीसी हो गया। तो मुख्य काम इसका फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में ले जाना। जीवन काल इसका 120 दिन होता है। वही डब्ल्यूबीसी का जो बात हम लोग करें, तो डब्ल्यूबीसी जो है ये शरीर में कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में जैसे ही प्रविष्ट होता है, तो यह हम लोग के शरीर को वो हानिकारक चीजों से रक्षा करता है डब्ल्यूबीसी। और इसका जीवन काल 13 से 20 दिन होता है। इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है? तो हम लोगों ने इसके बारे में बिल्कुल ही विस्तृत रूप से यहीं पर देख लिया। तो दोस्तों, चैनल नया है तो इसका मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो आपका जो कंटेंट है वो लो लेवल पे मिलेगा। नहीं दोस्त, चैनल बिल्कुल नया है, लेकिन फिर भी आपको एकदम टॉप क्लास का मटेरियल जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है आपको। और आप लोग अन्य अन्य जगहों से आप लोग तुलना कर लीजिए, जहाँ पर पैसा इसके लिए देना पड़ता है, तो उसे आप लोग तुलना करके देख कर बताइए कि क्या यह उस टाइप का कंटेंट नहीं है आप लोगों को। तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 जो है, शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्त? तो यह जो होती है यह पीयूष ग्रंथि हो जाती है। कौन सी हो जाती है? पीयूष ग्रंथि हो जाती है। इसको भी हम लोग, पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ये तो सबसे छोटी हो गई, अब सबसे बड़ी पूछ ले, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ ले, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ ले, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या हो जाएगा दोस्त? तो यह जो हो जाता है, यह थायराइड हो जाता है। क्या हो जाता है?
थायराइड कहलाता है। इसी को हम लोग ऑटू भी कहते हैं, ये ऑटू भी कहते हैं, यानी जो ये ऑटू ग्रंथि जो दिया हुआ है, ये ऑटू ग्रंथि हम लोग जो सही है उसको मैं रेड से यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ, पीयूष ग्रंथि। ये ऑटू ग्रंथि जो है, इसी को हम लोग ये थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये सब शरीर में, मानव शरीर में, ये थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दूं, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, यह थायराइड ग्रंथि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, और आज का लास्ट प्रश्न यही है दोस्त। मूत्र का पीला रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यानी कि जो मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वह किसके मौजूदगी के कारण होता है दोस्त? तो यह जो होता है, यह यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण मानव मूत्र का जो रंग होता है वो पीला होता है। तो आज का जो क्वेश्चन हम लोग जो 30 क्वेश्चन था, और इससे ही हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग यहीं पर तैयार कर लिए। जो मैंने शुरू में कहा था वो मैंने करके दिखाया भी आपको। तो दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही मेरे लिए मोटिवेशन होता है अगला वीडियो लाने के लिए। और आप लोग ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए, और मैं ऐसे ही आप लोगों को एक से बढ़कर एक जो आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मटेरियल है, मैं इसको बिल्कुल सरलता पूर्वक इसी चैनल पर आपको समझा दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों, जय हिंद,